हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीडीएस के पीवाईक्यूज़ भी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट से लिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें फंगस की, तो ये जो फंगस है वो कौन सा न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? सैप्रोफिटिक। यानी कि वो अपना खाना, वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से डिराइव करेंगे? वो करेंगे डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स या फिर एनिमल से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें से हमें किस में देखने को मिलेगा? तो पहला ऑप्शन है अगैरिकस, दूसरा ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है रिक्सिया और फोर्थ ऑप्शन है क्लेडोफोरा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। अगैरिकस जो है वो मशरूम को बोला जाता है, और मशरूम क्या होती है? एक फंगस। और अगर फंगस है तो कौन सा मोड शो करेगी? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेगी। तो यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो अगैरिकस क्या है? एक फंगस है। फंगस शो करती है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किसके ऊपर फीड करती है? डेड प्लांट और एनिमल रिमेन्स के ऊपर ये फीड करती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स भी देख लो। मशरूम्स जिसको हम अगैरिकस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है यूलोथ्रिक्स, एल्गी है बेसिकली ये, ठीक है। ये है रिक्सिया एंड दिस वन इज क्लेडोफोरा, ये भी एक एल्गी ही है। तो तुमने ध्यान भी दिया होगा कि ये जो हमने फ़ोटो लगाई है क्लेडोफोरा की, रिक्सिया की, यूलोथ्रिक्स की, तो ये सारे ग्रीन कलर के हैं। और अगर ये ग्रीन कलर के हैं यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकते हैं, तो इनको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर जब तुम इन मशरूम्स को देख रहे हो, क्या ये ग्रीन कलर के हैं? नहीं है, ग्रीन कलर के नहीं है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनको अपना खाना कहीं और से लेना पड़ेगा, और ये अपना खाना लेते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन हेवन। अब देखो, जब भी हम प्लांट सेल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो इसमें हम बोलते हैं कि सबसे बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल होती है वो इसको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही होती है, साथ में प्रोटेक्शन का भी काम करती है। तो ये जो सेल वॉल होती है ना, ये हमें 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। जैसे कि एक हमें ये देखने को मिलेगी प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। जब भी हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, और इसके अलावा सेल वॉल हमें फंगस में भी देखने को मिलती है, और जो फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो बनी हुई होती है काइटिन की। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि किसी भी फंगस की सेल वॉल प्लांट से कैसे डिफरेंट होती है। तो फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। तो यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा काइटिन। तो जो सेल वॉल है फंगस की वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स एंड काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरियर पैरासाइट इज अ। तो जो मलेरिया फैलाता है यानी कि प्लाज्मोडियम, वो क्या है? क्या वो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है या फिर फंगस है? तो मलेरिया का पैरासाइट एक प्रोटोजोआ होता है। तो मलेरियर पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम किसको बिलोंग करता है? स्पोरोजोअन ग्रुप को बिलोंग करता है, जो कि क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज़ और हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे जो हम किंगडम के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो जो RH विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो RH विटेकर ने किंगडम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसने बोला एक होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांटे और एक होता है एनिमेलिया। ठीक है, जब हम मोनेरा के बारे में बात करते हैं तो इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट जिसमें हमें कोई भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है और अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जब हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फंगस में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी कि यूकैरियोट्स, प्लांट्स में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी कि ये भी यूकैरियोट्स है, और एनिमेलिया के अंदर भी हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है यानी कि ये भी यूकैरियोट्स हैं। इसके अलावा ये जो मोनेरा है इसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और बैक्टीरिया यहाँ पे सोल मेंबर्स हैं। प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट यूनिसेलुलर है। बाकी ये जो फंगस, प्लांटर, एनिमेलिया है यहाँ पे हमें मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूछा गया था कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, तो एक तो मोनेरा में देखने को मिलेगा और एक प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा सी ऑप्शन। तो मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग वायरस इज नॉट ट्रू। तो एक बार सारे सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। पहला है वायरसेस नीड लिविंग सेल्स टू रिप्रोड्यूस, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। ये जो वायरसेस होते हैं ना, अगर ये किसी होस्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर होते हैं, तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेंगे, नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं हो रहा होता है। ठीक है, और जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर एंटर होते हैं, अपनी होस्ट के अंदर एंटर होते हैं, तब जाके ये रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, ऐसे ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है ऑल वायरसेस आर पैरासाइट, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वायरसेस को ना हम ए सेलुलर बोल देते हैं, इनका कोई सेल नहीं होता है। यहाँ पे बस अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बाहर प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे सेल नहीं होता है कोई भी। तो अगर इसको ज़िंदा रहना है तो इसको कोई होस्ट चाहिए ही चाहिए, यानी कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा। तीसरा ऑप्शन है वायरसेस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। अब देखो, ये जो वायरसेस होते हैं, हमने अभी अभी बोला कि ये ए सेलुलर होते हैं, यानी कि सेल वाले कोई भी कंपोनेंट नहीं होते, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है क्लोरोफिल की। ये जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, अपना खाना खुद बनाने में हेल्प करता है। तो अगर ये ए सेलुलर है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तब तो इसको किसी होस्ट सेल की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन है वायरसेस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंसेस आउटसाइड देयर होस्ट, तो होस्ट के बाहर जब वो प्रेजेंट होगा तो वो किसी भी केमिकल सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है, बट वो लिविंग की तरह एक्ट नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। हमसे पूछी थी नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट, तो यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक ऑप्शन होगा। तो वायरसेस जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये नॉन लिविंग होते हैं अपनी होस्ट बॉडी के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेप्लॉइड सेल, और ये क्वेश्चन है CDS 2023 का। अब जब भी हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं ना, तो एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स।
ठीक है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल्स होते हैं उनके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हेप्लॉइड नहीं होता है? पहला है न्यूसेलस, सेकेंड है सिनर्जिड, थर्ड है एग एंड फोर्थ है एंटीपोडल। तो याद रखना सिनर्जिड, एग और एंटीपोडल ये सारे के सारे हेप्लॉइड सेल होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम न्यू सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये होता है डिप्लॉइड, यानी कि इसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यू सेल्स होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि न्यू सेल्स। अब एक बार ना यहाँ पे इस डायग्राम को भी देखो अच्छे से। आप देखो यहाँ पे बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से ओव्यूल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, ये जो ऊपर 3 सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। जो नीचे हमें यहाँ पे 2 सेल्स देखने को मिल रहे हैं इनको हम बोल देते हैं सिनर्जिड्स। और यहाँ पे बीच में जो एक सेल देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं एग सेल। और बीच में प्रेजेंट होता है डेफिनेट न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसको हम पोलर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। 2 सेल मतलब एक तरीके से 2 सेल्स ना यहाँ पे आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सेल एक है लेकिन 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये देखो, इसके बाद वाला पूरा का पूरा पार्ट ये वाला, इसको हम बोल देते हैं न्यू सेल्स, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये चलेजल एंड होता है, नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड होता है, इसको हम बाद में करेंगे अच्छे से। लेकिन मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे, ये जो ओव्यूल है यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, चलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है 3। नीचे वाली साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है और एक एग सेल प्रेजेंट है, और बीच में हमें पोलर न्यूक्लियर देखने को मिलता है, और इसको सराउंड करके रखा होता है न्यू सेल्स ने, ठीक है। तो इसको भी देखो, जब हम हेप्लॉइड के बारे में बात करते हैं तो हेप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। डिप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। गेमीटोफाइट एक हेप्लॉइड जनरेशन है प्लांट लाइफ साइकिल की, जो कि गेमीट्स बनाने का काम करते हैं। नाम से पता लग रहा है गेमीटोफाइट क्या करेगी, गेमीट्स बनाने का काम करेगी। तो किसी भी एंजियोस्पर्म ओव्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड प्रेजेंट होगा, एग प्रेजेंट होगा, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और ये सारे के सारे सेल्स होते हैं हेप्लॉइड इन नेचर, यानी कि इनके अंदर सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। ये फीमेल गेमीटोफाइट का पार्ट होते हैं जो कि गेमीट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो न्यू सेल्स है वो एक डिप्लॉइड टिश्यू होता है जो कि डेवलपिंग फीमेल गेमीटोफाइट को सराउंड करके रखता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये जो एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट अच्छे से मिल सके। अब क्योंकि ये डिप्लॉइड है तो इसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, इन ये हेप्लॉइड नहीं है, इसलिए न्यू सेल्स डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड नहीं है, इसलिए वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी CDS 2023 का क्वेश्चन है। Which one of the following is the correct combination of organelles and their function? तो ऑर्गेनेल लिखे हैं, यहाँ पे इनका फंक्शन लिखा है, तो कौन सा सेट करेक्ट सेट है? पहला देखो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये भी ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये भी ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाता है। बाकी भी पढ़ लेते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो देखो सेकंड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, तो ये ठीक स्टेटमेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ये भी ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन ही होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे राइबोसोम तो ट्रांसपोर्ट नहीं करता है प्रोटीन की, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत आंसर बन गया। थर्ड ऑप्शन भी देखो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भाई प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता, क्लोरोप्लास्ट तो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस में हेल्प
नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पर ए है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबने सुन रखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी एटीपी जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको प्रोड्यूस करने का काम करता है और ये रेस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। ये वो ऑर्गेनेल है जो कि फोटोसिंथेसिस की साइट होती है, जहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, खाना बनता है जहाँ पर। राइबोसोम्स के बारे में बात करें तो राइबोसोम्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं प्रोटीन, क्योंकि जब भी हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड्स है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है मेम्ब्रेन का जो कि राइबोसोम के साथ चिपका हुआ होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ये भी CDS 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो, हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है, तो एक बार दोबारा से रिवाइज करो। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, और फंगस में भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया, डायटम, मशरूम एंड टेपवर्म। तो अब यहाँ पे नाम से क्या दिख रहा है, टेपवर्म तो किसके अंदर आता है, एनिमल किंगडम के अंदर आता है ना। क्या एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नहीं होती है। तो पूछा ही था कि किसमें ये जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, तो वो होगा टेपवर्म। तो टेपवर्म एनिमल के अंदर आता है और एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। बैक्टीरिया, डायटम और मशरूम, इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। डायटम की जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है। ठीक है, सिलिका यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। मशरूम एक फंगस है और उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Water goes up through xylem vessels in tall trees. The process in plants and properties of water that help in upward movement are. ये क्वेश्चन भी CDS 2023 का है। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास जब भी हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर भी वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जब भी हम बात करते हैं जाइलम के बारे में तो ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जब हम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं तो ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। तो जब भी हम जाइलम के बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा कोई प्लांट, ठीक है, ये सॉइल और यहाँ पे क्या आ गई, रूट्स आ गई। तो यहाँ पे जो पानी प्लांट के अंदर जाता है वो कहाँ से जा रहा है, रूट से जा रहा है ना, सॉइल से पानी और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो यहाँ से पानी और न्यूट्रिएंट्स गए जाइलम वेसल में और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमें अपवर्ड मूवमेंट ही देखने को मिल रही है। तो जो पानी है वो जाइलम वेसल के थ्रू टॉल ट्रीज़ में ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हेल्प करती है इस अपवर्ड मूवमेंट में। तो पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन एंड कोहेजन, सेकेंड है ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन एंड एडिशन, थर्ड है रूट प्रेशर कोहेजन एंड एडिशन एंड फोर्थ है ट्रांसपिरेशन एंड एडिशन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। अब देखो ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है कि ये जो लीव्स होती है ना, तो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन छोटे छोटे पोर्स को हम बोल देते हैं स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, इसके थ्रू जो पानी है वो बाहर निकल जाता है प्लांट से। तो अगर यहाँ पे पानी बाहर जा रहा है
ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव पुल बन जाएगा, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होगा। तो ये है ट्रांसपिरेशन पुल। दूसरा क्या है, कोहेशन। अब जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, ये रहा H2O, ये दूसरा मॉलिक्यूल H2O का, ये तीसरा मॉलिक्यूल H2O का, तो इन तीनों मॉलिक्यूल के बीच में हमें देखने को मिलेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर मान लो यहाँ पे पानी है, वो दूसरे पानी मॉलिक्यूल को भी ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। एडेशन का मतलब क्या है कि ये जो जाइलम वेसल है, इसकी वेसल के साथ भी जो पानी है वो थोड़ा सा चिपक जाएगा, जो हेल्प करेगा इस अपवर्ड मूवमेंट में। तो ये तीनों की तीनों जो प्रोसेसेस हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं अपवर्ड मूवमेंट में थ्रू जाइलम वेसल। तो एक बार इसको भी पढ़ो। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, ये प्राइमरी फोर्स है जो कि वाटर की मूवमेंट को ड्राइव करता है। वाटर जो है वो लीव्स से इवेपोरेट हो जाता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर बनता है जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। दूसरा है कोहेशन, कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में हमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देखने को मिलती है। और ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस कॉलम बनता है। ठीक है। और एडिशन, की जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम वेसल की वॉल के साथ भी चिपक जाते हैं, जिससे कॉलम स्टेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन भी CDS 2023 का है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एनर्जी है और न्यूट्रॉन का फ्लो हमें देखने को मिलता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। यानी कि जैसे सन है, ठीक है, एनर्जी के बारे में पहले बात करते हैं। तो सन है, सन से एनर्जी मिल रही है, कौन ले रहा है इसको, प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर से ये कहाँ पे जाएगी, कंज्यूमर तक जाएगी। पहले आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे कौन होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद कहाँ पे जाएगी ये एनर्जी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी, यानी कि कार्निवोर के पास जाएगी। इसी तरीके से प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और जब जब ये जो एनर्जी है वो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल की तरफ बढ़ रही होती है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी हीट लूज़ हो जाती है। और ये जो क्या हीट लूज़ हुई है, क्या दोबारा से सन के पास जाएगी, नहीं जाएगी। यानी कि जब भी हम एनर्जी के फ़्लो के बारे में बात करते हैं तो हमेशा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही फ़्लो करता है। और ये इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो एनर्जी का फ़्लो है वो कैसा है, वो है यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो देखो हमेशा हमें क्या देखने को मिलता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, और जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उनके बीच में ये जो न्यूट्रिएंट है ना वो ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब जब वो मर जाते हैं तो डीकम्पोजर्स के थ्रू उनकी जो बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर था वो किस में चेंज हो रहा है, इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो रहा है। यानी कि सारी की सारी जो प्लांट की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो अब कहाँ पे आ गए हैं, सॉइल में आ गए। अब दोबारा से जो प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स हैं जो जिंदा हैं, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जाइलम के थ्रू अपनी बॉडी में ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी साइकिल चल रही है। तो जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है वो कैसे होती है, साइक्लिक होती है। ठीक है। लेकिन एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, यूनी डायरेक्शनल। तो एक बार यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ो, एनर्जी फ्लो साइक्लिक है, नहीं है। एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल एंड न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक। थर्ड था कि दोनों की दोनों न्यूट्रिएंट फ्लो और ये जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल है, ये भी नहीं है। एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो साइक्लिक है, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। तो एनर्जी फ्लो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। एनर्जी एंटर करती है इकोसिस्टम में, कैसे, सन से, और फिर उसके बाद वो पास होती है अलग अलग फूड चेन में, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में। यानी कि प्रोड्यूसर से वो जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर तक, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, एंड देन उसके आगे आगे ये बढ़ती जाएगी। और इवेंचुअली इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा हीट
हीट जो है वो लॉस होती चली जाती है और ये जो हीट है वो दोबारा से सन के पास रिसाइकल बैक नहीं हो सकती है। जबकि जब हम न्यूट्रिएंट फ्लो के बारे में बात करते हैं तो वो होती है साइक्लिक। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये कॉन्स्टेंटली रिसाइकल होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में मूव करते जाते हैं कि प्लांट्स उनको लेते हैं, फिर वो अलग अलग फूड चेन में जाएगी, कंज्यूमर में जाएगी और दोबारा से इन्वायरमेंट के पास आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स की वो रीयूज़ होते रहते हैं रिपीटेडली। तो हम इस वीडियो में यहीं तक ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।